मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, पिछले दिनों 4 अफसरों से एक साथ आरटीआई पर चर्चा हुई। एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, एक बीएसए और एक अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर। पिछले एपिसोड में आपने तहसीलदार और नायब तहसीलदार से वार्ता के अंश देखे, सुने, पढ़े। इस अंक में बीएसए और अनुभाग अधिकारी यानी सेक्शन अफसर से वार्ता के अंश को देखिए, सुनिए, गुनिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बस एक आग्रह कि पूरा एपिसोड देखें, अधूरा न छोड़ें। धन्यवाद। सौरभ श्रीवास्तव के बगल में अव्यक्त राम तिवारी जी बैठे हैं, जो बीएसए हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी। इस समय बहराइच में पोस्टेड हैं। तो अभी तो राजस्व विभाग के दोनों अधिकारी थे, तो एक प्रकार से इनकी जानकारी और इनके सवाल लगभग एक जैसे थे, मिलते जुलते थे। अव्यक्त राम जी शिक्षा विभाग से हैं, इनकी समस्याएं अलग हैं और इनके अनुभव भी अलग होंगे। तो अव्यक्त राम जी बताइए कि क्या फेस करना पड़ता है आपको? सबसे पहले सूचना की दुनिया के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और सर को भी मैं आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपकी जो भी दफ्तर के बाहर के हम लोगों के बीच जाना, पब्लिक के बीच जाके इस कानून के प्रति सेंसिटाइज किया है जिस तरीके से, उस तरीके से मेरा ये अनुभव रहा कि पहले मुझे कभी इतनी संवेदनशीलता के साथ मैं इस कानून से नहीं जुड़ पाया था। जब से मैं एज अ बीएसए के रूप में काम कर रहा हूँ, इससे पहले मैं नायब तहसीलदार भी था, लेकिन इस तरीके से एक सूचना आयुक्त का पब्लिक के बीच में, हम लोगों के बीच में जाके रेगुलर कार्यशालाएं, ओरिएंटेशन करना, वास्तव में ये इस कानून को और ज्यादा संजीदगी से हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से सूचना देने वाला भी और सूचना प्राप्त करने वाला भी, दोनों सेंसिटाइज हो रहा है इस पहल से। और मैं तो रेगुलर व्यूअर भी हूँ आपकी सूचना की दुनिया का। जब से मेरे संज्ञान में आया तो बहुत कुछ लाभ भी हो रहा है, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज सर ये रही कि जो भी अपडेशन होता है हम लोग आरटीआई कानून में, और उसकी जो व्याख्याएं होती हैं वो बड़ी ऑथेंटिक मिल जाती हैं इसके जरिए हम लोगों को। और सर एक छोटी सी जिज्ञासा है जो लगभग मैं समझता हूं कि मेरे सभी साथी भी अपने कार्यालयों में फेस करते होंगे। कभी कभी सर ऐसा होता है कि सूचना चाहने वाला जो व्यक्ति होता है वो 10 रुपए का नोट लगाकर हम लोगों के यहाँ एप्लीकेशन भेज देता है। तो हम लोगों के लिए एक ऐसी स्थिति होती है कि इसको किस खाते में डालेंगे या सूचना कैसे प्रोवाइड कराएंगे, ये एक जिज्ञासा बनती है कभी कभी। तो मैं चाहूंगा कि सर इस पे अगर कुछ प्रकाश डालें तो बड़ा मार्गदर्शन होगा हम लोगों का। देखिए, 10 रुपए का नोट लगा करके अगर कोई भेजता है तो आप उसको अस्वीकार कर दीजिए। आरटीआई लगाने वालों को चाहिए कि आपके कार्यालय में जाए और 10 रुपए जमा करके रसीद प्राप्त करे। अगर वो आपके कार्यालय में जा करके 10 रुपए की रसीद प्राप्त करता है जमा करके, तो उसकी आरटीआई स्वीकार की जाएगी। और अगर 10 रुपए का नोट बाई पोस्ट भेजता है तो उसको आप तुरंत अस्वीकार कर सकते हैं, तुरंत अस्वीकार कर सकते हैं, यह कहते हुए कि 10 रुपए का नोट जो है अस्वीकार किया जाता है। आप कृपया कार्यालय में आकर के 10 रुपए का नोट जमा करें या 10 रुपए का पोस्टर लगा करके पुनः आरटीआई आप लगाएं। व्यवहारिक बात यह है, आरटीआई एक्ट में आप स्वीकार भी कर सकते हैं, आपके यहाँ एक खाता भी है, लेकिन इसमें गोलमाल की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे 10 रुपए का नोट, एक तो अविश्वास का माहौल है वादी प्रतिवादी के बीच में जबरदस्त। 10 रुपए का नोट उसने भेजा, बाई द वे 10 रुपए का चाय भी नहीं मिलती है, लेकिन बदमाशी में शरारतन 10 रुपए का नोट आपने इसमें डाला जेब में
और कहा कि इसमें 10 रुपए का नोट नहीं लगा, आपकी आरटीआई वापस की जा रही है, तब वादी क्या करेगा? वादी के पास कोई प्रमाण नहीं होता है, फोटो भी रखेगा तो भी वो प्रमाण के तौर पर उसका संभवतः इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर हो कि 10 रुपए की लगी नोट बाई पोस्ट अगर आती है तो आप तत्काल उसको वापस करिए कि ये 10 रुपए के नोट वास लगी आरटीआई आपको वापस की जा रही है, और आप कृपया 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा करके भेजें, और अमुक के नाम ये पोस्टल ऑर्डर बनेगा, या 10 रुपए आप उनको खाता संख्या दे दीजिए। अब तो डिजिटाइज हो गया पूरा ना, खाता संख्या दे दीजिए, आप इस खाते में ऑनलाइन जमा कर दें तो आपकी आरटीआई स्वीकार कर लीजिए। और अब तो स्मार्ट आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए ना, वो तो ऑनलाइन डालते हैं, ऑनलाइन जो है पैसा डालते हैं, सब हो जाता है। लेकिन कोई अगर ऐसा गैर जानकारी में डालता है तो आप वापस कर सकते हैं, या उसको स्वीकार भी कर लें। लेकिन अगर वापस करेंगे तो ऐसा कोई नहीं कि आपको किसी बड़े जो है अर्थदंड का भागी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आप 30 दिन के भीतर तो करेंगे। अब और इसको तो 2-3 दिन के भीतर कर दीजिए। तो ये समस्या को इस रूप में देखना चाहिए। व्यवहारिक रूप से आप स्वीकार भी कर सकते हैं, आप मना भी कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी करें वो ये ऐसे मामलों में 2-3-4 दिन के भीतर कर दें, ताकि वादी भी संतुष्ट हो जाए। अंततः जो है सूचना अधिकार कानून जो है वादी के हित का है, तो वादी का हित हम सबका लक्ष्य है, क्योंकि हम कल्याणकारी राज्य में जीवन यापन करते हैं। पहले बताया था बसंत कुमार तिवारी जी हैं लास्ट में, ये अनुभाग अधिकारी हैं, सेक्शन अफसर हैं, और सेक्शन अफसर के नाते जो है अपने विभाग में ये जन सूचना अधिकारी हैं। और इनका तो सबसे ज़्यादा साबका पड़ता होगा, सचिवालय में बहुत सारी आरटीआई पड़ती रहती है। लखनऊ में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि लखनऊ राजधानी में ही आरटीआई पड़ती होगी जिले के तौर पर। तो बसंत जी, आपका क्या अनुभव है? नमस्कार सर, मैं बसंत कुमार तिवारी, अनुभाग अधिकारी युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय। सर, सबसे ज़्यादा अगर आरटीआई आता है तो शासन में ही आता है, और शासन में तो ज़्यादातर हम लोग अंतरित कर देते हैं। बड़ी समस्या जो आ रही है सर, कि हमारे यहाँ जो है जितने आरटीआई आ रहे हैं सर, ये जो आरटीआई कार्यकर्ता बन गए हैं सर, ये 10 रुपए का लगा करके किसी के बारे में सूचना मांगते रहते हैं सर। और उसकी दिक्कत ये होती है कि एक महीने में कम से कम नहीं तो 15 सूचना मांगते हैं सर। क्या सर कोई ऐसा प्रावधान है कि जिसके तहत हम इनको रिजेक्ट कर सकते हैं, या इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं कि वास्तव में अगर एक सूचना इनको आवश्यकता हो तो वो मांगे? ये पूरे विभाग की सूचना जो कि इनके उपयोग की नहीं रहती है, सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए सर मांगते हैं। इस पे सर मैं आपका मार्गदर्शन चाहूंगा कि इस पे क्या किया जाए सर, ये बहुत बढ़ रहा है। देखिए, आरटीआई एक्ट में किसी को कितनी भी आरटीआई लगाने से कोई रोक नहीं है, पहले तो ये साफ हो जाए सर। कोई कितनी भी आरटीआई लगा सकता है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस पर कोई विधान बनना चाहिए सर, क्योंकि अफसर का मूल कार्य जब प्रभावित हो तो फिर वहाँ आरटीआई जो है वो आरटीआई का बहुत उपयोग नहीं माना जाएगा। फिर भी 1-2 विधान है इसमें है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, मैं बार बार बताता भी हूँ, आप लोग भी गूगल पर जाएंगे तो आप देखेंगे। आदित्य बंदोपाध्याय बनाम सीबीएसई एक केस चला था, उसमें किसी ने पूरे देश में सीबीएसई की परीक्षाओं के डिटेल के बारे में पूछा था, तो सीबीएसई ने सूचना देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में गया, सूचना मना करने पर गया, या वादी गया, प्रतिवादी गया, जो भी है, इस केस के रूप में वो जाना जाता है, आदित्य बंदोपाध्याय बनाम सीबीएसई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत अच्छी रूलिंग दी। उसने कहा कि उसने एक शब्द, एक टर्म का इस्तेमाल किया, अनुत्पादक, नॉन प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन, अनुत्पादक सूचना, ऐसी सूचना जो समाज के लिए अनुत्पादक हो, जो लोकहित में नहीं हो, ऐसी सूचना देने से आप मना कर सकते हैं,
शर्त यह है कि उससे अपना आपका मूल कार्य प्रभावित हो रहा हो 75% तक। जैसे जिस तरह से उस व्यक्ति ने मांगा था, पूरे देश के सीबीएसई के जो है परीक्षा संचालन के पूरे इसका कोई बहुत मतलब नहीं सर। और इसमें अगर सीबीएसई लगता तो पता नहीं कितना उसका संसाधन लगता और कितना जो है उसको परेशानी झेलनी पड़ती। सूचना के सृजन का भी इसमें है कि सूचना का सृजन नहीं कर सकते, सूचना का कलेक्शन नहीं कर सकते, जो पत्रावली पर आधारित है वही दे सकते। इसी से यह निश्चित हुआ है, अनुत्पादक सूचना का कॉन्सेप्ट है मेरे नजर में ऐसे ही निश्चित हुआ। सूचना के कलेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है, सूचना के सृजन का कोई प्रावधान नहीं है। जो सूचना पत्रावली पर वो सूचना दी जाएगी। सूचना का कलेक्शन का मतलब अगर पूरे देश से परीक्षा केंद्रों और इन सब की जानकारी मांग जाए तो कलेक्शन हो गया और सृजन भी इसमें है और एक जगह पत्रावली पर आधारित नहीं है, यानी पूरे देश से उसको मंगानी है। यानी सीबीएसई बोर्ड का पूरा एक प्रकार से सिस्टम कोलैप्स होने का डर है सर। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अनुत्पादक सूचना है, नॉन प्रोडक्टिव सूचना है, इसको देने से आप मना कर सकते हैं। मतलब ये सूचना ऐसी जिसका कोई विशेष लोकहित नहीं है, जिसका कलेक्शन करना है, जिसमें सृजन करना है और जिसमें आपका मूल कार्य 75% तक प्रभावित होता है, उस सूचना को देने से मना कर सकते हैं। लेकिन अधिक आरटीआई लगाने से रोक का कोई प्रावधान नहीं। उसका एक समाधान यह है, आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।